नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। देश भर में लोकसभा की 543 सीटों पर 7 चरणों में वोट डाले जाएंगे। इसकी शुरुआत 19 अप्रैल से होगी। 1 जून को 7वें और आखिरी फेज की वोटिंग होगी, जबकि 4 जून को यह तय हो जाएगा कि देश का नेतृत्व किसके हाथ में रहने वाला है। चुनाव की घोषणा होते ही सबने अपनी अपनी जीत का दावा भी किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि लोकसभा चुनाव भारत के लिए न्याय का द्वार खोलेगा, जबकि पीएम मोदी ने एक बार फिर 400 पार का नारा उछाल दिया। अब सवाल है कि एनडीए जिस 400 पार की बात कर रहा है वो जमीन पर कितना मजबूत है। देखिए, 2019 का लोकसभा चुनाव बीजेपी ने 436 सीट पर लड़ा था और 303 सीट जीत गई थी। अब अगर लोकसभा की 543 सीटों की बात करें तो एक बड़ा ही दिलचस्प आंकड़ा निकलकर सामने आता है। वो आंकड़ा मैं आपको दिखाता हूं। इसके लिए हम कुल 543 सीटों को 3 हिस्सों में बांटते हैं। पहला हिस्सा 100 सीटों का है, जहां अभी के हालात में बीजेपी के लिए जीत करीब करीब नामुमकिन है। 200 सीट ऐसी है जहां बीजेपी और कांग्रेस की सीधी फाइट है, और जहां बीजेपी की कांग्रेस से सीधी टक्कर होती है वहां बीजेपी फायदे में रहती है। यह हम आपको आगे आंकड़ों में भी दिखाएंगे। और तीसरी कैटेगरी बाकी बची उन 243 सीटों की है जहां बीजेपी का मुकाबला क्षेत्रीय दलों के साथ होता है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं देश भर की 543 में से उन 100 सीटों का हाल, जहां बीजेपी के लिए बेहद मुश्किल जीत दिखाई दे रही है। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने इनमें से 3 सीट जीती थी, लेकिन 2019 में उन्हें भी गंवा दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इन 100 सीटों पर सिर्फ 7.3% वोट और 3 सीट मिली थी। कांग्रेस को 14.7% वोट और 13 सीट मिली थी, जबकि अन्य ने 78% वोट और 84 सीट हासिल की थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 100 सीटों पर बीजेपी का वोट शेयर घटकर 5.8% रह गया। सीट 3 से घटकर 0 हो गई। कांग्रेस का वोट शेयर बढ़कर 19% हो गया। सीट 13 से बढ़कर 33 हो गई, जबकि अन्य का वोट शेयर घटकर 75.2% हो गया और सीट 84 से घटकर 76 हो गई। इन 100 सीटों पर बीजेपी अगर अपना वोट शेयर 3 गुना भी बढ़ा ले, तब भी उसे यहां से सीटों का फायदा होता दिखाई नहीं दे रहा। मतलब पिछले चुनाव में मिले 303 सीट को 370 तक पहुंचाने की यहां से कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देती है। हमने आपको ग्रुप 1 में 100 सीट दिखाई, जहां से बीजेपी का जीतना करीब करीब नामुमकिन है। सवाल है कि 2024 के चुनाव में इन सीटों पर क्या होगा। हम आपको एबीपी न्यूज सी वोटर का ओपिनियन पोल दिखाते हैं, उससे तस्वीर और साफ होगी। बीजेपी इन सीटों पर 15.2% वोट शेयर के साथ 0 पर दिखाई दे रही है, यानी इस बार भी इन 100 सीटों पर खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। कांग्रेस 20.8% वोट के साथ 47 सीट पाती हुई दिख रही है, जबकि अन्य 64% वोट के साथ 53 सीट उनको मिलती हुई नजर आ रही है। बड़ा दिलचस्प आंकड़ा। और मेरे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। यशवंत देशमुख हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, फाउंडर हैं सी वोटर के। साथ ही साथ प्रदीप सिंह जी भी मेरे साथ मौजूद रहेंगे, वरिष्ठ पत्रकार, और वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे साहब भी मेरे साथ मौजूद रहेंगे। तमाम लोगों से हम बात करेंगे। बीजेपी से अनिला सिंह भी हमारे साथ यहां पर मौजूद रहेंगी, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यशवंत जी से बात करेंगे। यशवंत जी, ये जो आंकड़ा है बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है। ये जो 100 सीटें हैं, इन 100 सीटों में 2014 का हमने आंकड़ा दिखाया दर्शकों को, 19 का आंकड़ा दिखाया, और 24 में जो ओपिनियन पोल दिखा रहा है बीपी न्यूज सी वोटर का, कि 24 में भी यहां पर बीजेपी का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यह चर्चा इस बात के लिए कि 370 पार और एनडीए 400 पार का जो नारा है, तो इन सीटों के, और खासतौर पर यह भी बताइएगा कि किस इलाके से ये सीटें हैं और यहां पर संभावना है क्या बीजेपी को चुनाव प्रचार जब शुरू होगा उसके बाद बढ़ने की उम्मीद है, या यही स्थिति कमोवेश रह सकती है? देखिए, चुनाव प्रचार होगा, बढ़ने की उम्मीद होगी। जैसा कि आपने दिखाया ग्राफिक में अभी कि उन 100 में से 3 सीटें ऐसी भी थीं जहां पर अलायंस पार्टनरशिप होने के कारण उन्होंने पहले
3 सीटें 2014 में जीती भी थी जी। और अभी लगभग 15% का वोट शेयर वहां पे हमारे ट्रैकर के हिसाब से आ रहा है। इसका मतलब 5 साल पहले के मुकाबले ऑलमोस्ट डबल उनको वोट भी मिल रहा है। लेकिन एक बात समझिए रोहित कि जी, एक थ्रेशोल्ड होता है वोट शेयर का जब आपको सीटें मिलनी शुरू होती हैं, और वो थ्रेशोल्ड 10 का नहीं, 15 का नहीं, 20 का नहीं, दरअसल तकरीबन 30% का होता है। फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्शन में अगर आप 30% का थ्रेशोल्ड क्रॉस करते हैं वोट शेयर में, तो आपको एक्चुअली में एक तरह से सीटें आने, क्रेडिबल तरीके से सीटें आने की संभावना शुरू होती है। जी। इन 100 सीटों पर कम से कम अभी भाजपा का थ्रेशोल्ड 30% पे पहुंचता हुआ नहीं दिख रहा है, अनलेस कि वो इन थ्रेशोल्ड के ऊपर नए अलायंस पार्टनर लेके आए। मसलन जी। टीडीपी, जी। जैसे उन्होंने हमारे इसमें बहुत सहज रूप से दिखाई दे रहा था, टीडीपी अगर बीजेपी नहीं ज्वाइन करती तो 20 सीटें जो टीडीपी के खाते में आती दिख रही हैं वो अन्य के खाते में जाती। जी। अभी उन्होंने ज्वाइन कर ली एनडीए तो वो इधर के खाते में आती हुई दिख रही हैं। जी। तो एक अलायंस पार्टनर ऐड हो और उसके कारण भी बीजेपी के वोट बढ़े तो बात अलग बात है, और विनेबिलिटी बढ़े तो अलग बात है उस तरीके से। अन्यथा इन 100 सीटों पे वोट का ग्रोथ की भरपूर गुंजाइश है। कुछ एक सीटें होंगी जरूर जी, इक्का दुक्का जहां पर हो सकता है विनिंग कन्वर्जन भी आ जाए, और ज्यादातर दक्षिण के राज्य इसमें है। ज्यादातर इसमें दक्षिण के राज्य हैं, और केवल दक्षिण है ऐसा नहीं। अब जैसे 3 सीटें आपकी वैली की हैं, कश्मीर वैली की, वो भी उसमें शामिल हैं। जैसे एक बड़ी तादाद में पंजाब की सीटें हैं। जी। पंजाब में 13 में से दरअसल बीजेपी 10 सीटों पे लड़ाई में नहीं रहती है, वो अकाली दल और मुख्य लड़ाई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में है वहां पर। तो ऐसा नहीं कि केवल साउथ है, नॉर्थ की भी कुछ है, लेकिन बड़ा हिस्सा इन 100 सीटों का दरअसल दक्षिण भारत में ही है। बिल्कुल, बाकी मेहमान भी हमारे साथ हैं, उनके पास भी चलेंगे, लेकिन अब बात करते हैं उन 200 सीटों की जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच डायरेक्ट फाइट है। और चुनाव दर चुनाव हम सब ने यह देखा है कि जहां दोनों की सीधी टक्कर होती है वहां फायदा बीजेपी का होता है। जिन 200 सीटों की बात अब हम कर रहे हैं उनमें से जुड़े आंकड़े भी इसी की तस्दीक करते हैं। आपको दिखाता हूं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में इन 200 सीटों पर बीजेपी का वोट शेयर 49.7% रहा था और उसने 171 सीट जीती थी। कांग्रेस का वोट शेयर 31.8% था, वो सिर्फ 20 सीट जीत पाई थी, जबकि अन्य का वोट शेयर 18.5% था और अन्य को सिर्फ 9 सीट मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 200 सीटों पर बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 55.3% और सीट 171 से बढ़कर 185 हो गई थी, यानी उसे 14 सीट का फायदा हुआ, जबकि कांग्रेस का वोट शेयर 31.8% से घटकर 31.7% हो गया। यह फर्क सिर्फ 0.1 का था, लेकिन कांग्रेस की सीट 20 से घटकर 9 रह गई, जबकि अन्य का वोट शेयर 18.5% से घटकर 13% हुआ और सीट 9 से घटकर 6 रह गई। कांग्रेस से फाइट वाली 200 सीटों में से 185 सीट बीजेपी के पास है। कुछ लोग कह सकते हैं कि बीजेपी यहां सैचुरेशन पॉइंट पर है, लेकिन पार्टी की आक्रामक रणनीति को देखते हुए तो यही लगता है कि कांग्रेस जरा भी कमजोर पड़ी तो बीजेपी यहां अपनी सीट बढ़ाने की कोशिश करेगी और इस कोशिश में लगेगी। मैं तमाम मेहमानों के पास भी चलूंगा, लेकिन यशवंत एक बार फिर इस दौर की चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। जिन 200 सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं, 185 अभी वही बीजेपी के पास वो है, लेकिन इस बार इन सीटों पर जो स्थिति, जो हमारा ओपिनियन पोल दिखा रहा है, जो प्रोजेक्शन, उसको भी हम लोग एक बार दिखा दें कि इस बार के ओपिनियन पोल में उन सीटों पर क्या स्थिति है। वो आंकड़ा भी हम अपने टेलीविजन स्क्रीन पर रखेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा आप बताइए कि इस बार क्या बड़ा सवाल है कि 185 सीट के साथ बीजेपी इस इलाके में इन 200 सीटों पर क्या सैचुरेशन पॉइंट पर आ चुकी है? देखिए, लग तो नहीं रहा है, हमारे ट्रैकर में तो बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच का गैप था 2014 में 20% से कुछ कम था, 2019 में 20% से थोड़ा ज़्यादा हुआ, और अभी जो हालत है उसमें दिख रहा है ऑलमोस्ट लगभग जो है 25% के आसपास, 24% के आसपास का वो गैप है। यानी 20% के ऊपर का गैप ये पिछले 10 साल से बना हुआ है, बरकरार है, और उसमें कोई कमी नहीं आ रही है। तो अगर इस गैप में कोई कमी नहीं आती तो जहां बाइपोलर कंटेस्ट है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, जहां 2% 3% से भी सीटें एक तरफ झुक जाती हैं, 20% के वोट शेयर के गैप के बाद में वोट किसी भी तरीके का कांग्रेस के लिए सीटों का की बढ़ोतरी मेरे ख्याल से वो थोड़ी
थोड़ा दिक्कत का काम है वो। जब तक कि ये गैप कम नहीं होता, कांग्रेस के वोट इन जगहों पे बढ़ के 40% या उससे ऊपर नहीं होते और बीजेपी के वोट 55% से घट के 40 तक नहीं आते, तब तक सीटें फ्लिप होना लगभग नामुमकिन है इस पर्टिकुलर जोन में, जो कि जोन 2 है, जहां पे 200 सीटें आती। बिल्कुल, मैं प्रदीप जी आपके पास आऊंगा। प्रदीप जी, 100 सीटें, और इस बार की प्रोजेक्शन भी, हमारा ओपिनियन पोल भी दिखा रहा है कि उन 100 सीटों पर बीजेपी को कोई खाता भी खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। अभी 200 सीटों में से 185 बीजेपी के पास है। तो ऐसे में जो ये बात हो रही है 370 पार और 400 पार की, तो अभी तक हमने जो 3 कैटेगरी में बांटा है, 100, 200, भी 243 पर बात करना बाकी है। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, जो आंकड़े अभी आपने प्रस्तुत किए हैं सी वोटर के, उससे एक बात साफ नज़र आ रही है कि जो 200 सीटों का ये जो सेकंड कैटेगरी है जी, कांग्रेस के रिवाइवल का रास्ता यहीं से जाता है जी। अगर यहाँ कांग्रेस रिवाइव होती है, आगे बढ़ती है, तभी उसके नेशनल लेवल पर रिवाइव होने के चांसेस हैं जी। दूसरा, बीजेपी ये जो 100 सीटें हैं, यहाँ जब तक बीजेपी उस थ्रेशोल्ड को पार नहीं करती जहाँ वोट परसेंटेज सीटों में बदलने लगे, तब तक उसका ऑल इंडिया कैरेक्टर उस तरह से नहीं बन पाएगा। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए संभावना भी है और चुनौती भी है। जी, अभय दुबे साहब आपके पास आऊंगा। क्या कहेंगे आप इन 2 कैटेगरीज पे? आप 100 में बीजेपी बढ़ती हुई नहीं दिख रही, और जो 200 वाला आंकड़ा है वो 185 पर पहले से ही मौजूद है, यानी अच्छी खासी पोजीशनिंग है। अब इसके बाद बचा ही क्या? इसका मतलब ये है कि इसको आप कहेंगे कि स्टेलमेट है जी। जो 2019 की स्थिति थी, तकरीबन वैसी ही स्थिति इन 300 सीटों के ऊपर है। 100 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए और 200 सीटों पर कांग्रेस के लिए, नकारात्मक रूप से अगर आप देखें जी। इसका एक और मतलब निकल सकता है कि दोनों ही पार्टियों ने पिछले 5 साल में जी। अब इन 300 सीटों के संदर्भ में अपनी स्थिति में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं किया है। जी, उल्लेखनीय किया, जरा भी सुधार नहीं किया है। उनमें जो सुधार है भी वो उनको ऊपर ले जाने के लिए अपर्याप्त है। कांग्रेस ने तो बिल्कुल सुधार नहीं किया है, भाजपा ने कुछ सुधार किया है, लेकिन वो भी इतना नहीं है कि वो ऊपर पहुंच सके। जी। तो ये एक ऐसी स्थिति है कि 5 वर्ष गुजर गए। जी। भारतीय राजनीति जहां पे गतिशीलता काफी होती है, जी। उसमें 5 साल में भारत की 2 राष्ट्रीय पार्टियां, एक सबसे पुरानी पार्टी है और एक जो नई उभरती हुई काफी शक्तिशाली हो चुकी है पार्टी, भारतीय जनता पार्टी है, वो 300 सीटों के विशाल कैचमेंट एरिया में अगर कोई अपना सुधार नहीं कर पाती है, इसका एक मतलब ये भी निकाला जा सकता है सेफोक्रेटिक दृष्टि से कि एक तरह की ये एक लोकतांत्रिक जड़ता है यहाँ पर इन 300 सीटों के ऊपर। बिल्कुल। अब हमारे साथ पॉलिटिकल मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक शर्मा जी, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ हैं। इसके अलावा राजीव रंजन साहब हमारे साथ जुड़े हैं जेडीयू से, और अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से, और इनके पास भी चलेंगे। और डॉक्टर संजय निषाद भी हमारे साथ बैठे हैं, एनडीए के सहयोगी हैं, मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में। डॉक्टर साहब, आपका भी स्वागत है। मैं आपके पास आऊंगा। आलोक शर्मा जी, ये बताइए, जिन 2 कैटेगरी की हमने बात की, तो 100 सीटें, उसके अलावा 200 सीटें जहां पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस की अगर बात करें तो यानी ये एक ट्रेंड है, तमाम मेहमान भी यहां पर मौजूद है, कि जहां पर बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर हो रही है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी लगातार बढ़ रही है। 14 हो, 19 और अब 24 की बात सामने। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि आपका जो सर्वे है ये कब का है? क्या इलेक्टोरल बॉन्ड से पहले का है या बाद का है? दूसरा कि क्या 19 से तुलना 24 की करना क्या सही होगा? क्या 19 के बाद से जो तमाम मुद्दे रहे हैं, जिनमें मिज़ोरम है, कोरोना है, किसान आंदोलन है, अग्निवीर है, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग है, क्या ये सवाल, क्या क्वेश्चनेयर पूछा गया था? क्या उनमें ये तमाम सवाल लिए गए थे? अभी 2 दिन पहले हरियाणा में सरकार बदली और 2 घंटे बाद सर्वे आ गया। तो मुझे लगता है ये जो सर्वे वर्वे है ना, ये सर्वे तो इलेक्टोरल बॉन्ड जैसा एक घोटाला है। जब जब मोदी जी का ग्राफ गिरता है, सर्वे आने शुरू हो जाते हैं टीवी चैनल्स पर, और जब जब सर्वे आते हैं तो कहीं ना कहीं समझ के चलिए कि मोदी जी का ग्राफ गिर रहा है। अब आता हूं मैं मेन मुद्दों पर। जी बिल्कुल। आपने जो सीटों का क्लासिफिकेशन किया, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। जी ठीक है, आज महाराष्ट्र में क्या वैसी सिचुएशन है? पिछली बार लड़े थे शिवसेना के साथ, आज 3-3, 4-4 पार्टियां तोड़ के जिस तरह का नकारात्मकता का माहौल है, 48 सीटें हैं। उन 48 में आप क्या क्वेश्चनेयर लेकर जाएंगे और क्या उसका रिजल्ट होगा, ये अपने आप में बड़ी चीज़ है। जी। बिहार में जिस तरह से तमाम हालात बदले हैं कुछ दिनों से,
वेस्ट बंगाल में आज हालत क्या वैसी है जो पिछली बार थी, क्योंकि पिछली बार पूरे पैन इंडिया इनको पुलवामा का बहुत बड़ा बेनिफिट मिला था। लेकिन आज इलेक्टोरल बॉन्ड से पूछ रहे हैं लोग कि भाई क्या कहानी है। उत्तर प्रदेश में पिछली बार कांग्रेस का अलायंस नहीं था, इस बार हम अलायंस में हैं। राजस्थान में मात्र अभी 3 महीने पहले 2% वोट का डिफरेंस रहा है, हमें भी अच्छा खासा वोट मिला है। और जिन मुद्दों पर राजस्थान का चुनाव बीजेपी ने लड़ा वो पूरा ध्रुवीकरण करके और तमाम मुद्दों पर लड़ा था। वो आज मुद्दे वैसे के वैसे हैं या वो मुद्दे चले गए हैं? पेपर लीक करके 65-70 लाख बच्चा लखनऊ में धरने पे बैठा हुआ है। एक मिनट, उसके बाद हरियाणा जैसी स्टेट जिसका सीधा असर फौज से पुलवामा से था, आज नकारात्मक प्रभाव है अग्निवीर का। पिछली बार अग्निवीर योजना नहीं थी। तो मैं समझता हूं कि ये जो सर्वेज है ना, सर्वेज तो पूरी तरह से इलेक्ट्रोल बॉन्ड जैसा ही मॉडल है। ठीक है आलोक जी, आपकी बात आगे। मैं अनिला सिंह जी का रिएक्शन, बीजेपी का रिएक्शन भी इस पर चाहूंगा। अनिला जी क्या कहेंगे आप? आपने आलोक शर्मा जी को तो सुन लिया, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 100 सीटों का एक बड़ा चंक है जिसमें दक्षिण भारत के भी राज्य हैं और दूसरे राज्य भी हैं, जहां जम्मू कश्मीर की बात भी की, वहां पर तो खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा। तो ये 370 पार, 400 पार कहां से होगा ये? मेरी सबको राम राम। और मैं आलोक जी को सुन रही थी तो मैं तो यही कह सकती हूँ कि मन बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गलत, और ये सोचकर बैठे हुए हैं कि हमारा जो है दक्षिण भारत में खाता नहीं खुलने वाला है, कहाँ से लेकर आएंगे? कर्नाटका में पहले आपकी इतनी आ गई थी, अब कैसे आएंगी? मैं इनको बताना चाहूंगी, देखते रहिए। तेलंगाना का भी चुनाव हुआ था और हम लोगों को ये कहा गया था कि आप लोग हैं कहाँ दक्षिण भारत वाले, आप लोग को पूछते कहाँ हैं? और जिस प्रकार से पूरा दक्षिण भारत इतना प्यार दिखा रहा है नरेंद्र मोदी जी के प्रति, वो अपने आप में देखने वाला है। अब आप देखिएगा, केरल में भी आपको हमारी छाप दिखाई देगी, आंध्र में भी दिखेगी, तेलंगाना में भी दिखेगी, तमिलनाडु में भी दिखेगी और कर्नाटका में भी दिखेगी। और ये लोग चौंक जाएंगे, परंतु हमारे लिए अच्छा है ना, ये ओवर कॉन्फिडेंट है और हम अपना काम कर रहे हैं। ना तो हम अंडर कॉन्फिडेंट है, ना हम ओवर कॉन्फिडेंट है। भारतीय जनता पार्टी का तो ये चरित्र है ही नहीं। कर्मठ लोग हैं भाई। कहां से हमने शुरुआत करी थी? हम लोगों की कोई राजे रजवाड़ों की पार्टी नहीं रही है। ठीक है अनिला जी, अनिला जी मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं। एक और आंकड़ा दर्शकों को यहां पर दिखा दें। अब बात करते हैं देश भर की 543 सीटों में से बाकी की बची उन 243 सीटों की, जहां बीजेपी का मुकाबला क्षेत्रीय दलों से होता है। और यही वो सीट है जहां बीजेपी को टफ फाइट भी मिलती है और यही उसके लिए सबसे ज्यादा मौका भी है। ऐसे में पिछले 2 चुनाव के आंकड़ों से मैं आपको समझाता हूं। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 26.6% वोट मिले और उसने 108 सीट जीती। कांग्रेस का वोट शेयर 11.1% रहा और उसने 11 सीट जीती। अन्य को 62.4% वोट मिले और 124 सीट मिली। ये क्षेत्रीय दल इन्हीं अन्य में शामिल हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर बढ़कर 35.5% और सीट 108 से बढ़कर 118 हो गई। कांग्रेस का वोट शेयर घटकर 8.9% और सीट 11 से घटकर 10 हो गई, जबकि अन्य का वोट शेयर घटकर 55.6% हो गया और सीट 124 से घटकर 115 हो गई। मतलब बीजेपी की स्ट्रेटेजी से यहां कांग्रेस और क्षेत्रीय दल दोनों को नुकसान हुआ और बीजेपी इस बार भी क्षेत्रीय दलों के खिलाफ काफी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा उम्मीद भी इन्हीं राज्यों से है जहां क्षेत्रीय दल भी मजबूत है। कहीं गठबंधन हो रहा है, कहीं अपने दम पर कोशिश हो रही है। अब आपको ग्रुप 3 की इन्हीं 243 सीटों का ओपिनियन पोल भी दिखाता हूं, जहां बीजेपी की टक्कर क्षेत्रीय दलों से है। सवाल यह है कि 2024 के चुनाव में इन सीटों पर क्या होगा। बीजेपी इन सीटों पर 39.2% वोट शेयर के साथ 125 सीट जीतती हुई दिख रही है। कांग्रेस 8.1% वोट के साथ 3 सीट कांग्रेस को मिलती हुई दिख रही है, जबकि अन्य को 52.7% वोट के साथ 115 सीट मिलती हुई दिख रही है। यशवंत जी एक बार फिर आपके पास ये 243 सीटों का जो ये आंकड़ा, ये खेल है, ये भी बड़ा इशारा कर रहा है, लेकिन फिर सवाल वही 200, 370 पार, 400 पार। देखिए 370 और 400, एक बात इसको समझिए कि जो बीजेपी की अपने अकेले दम पे सीटें आ रही हैं, वो पिछले 2 चुनाव में तकरीबन 300 के आसपास वो अपना लेके फेस जा रहे हैं। इस बार उन्होंने अपने लिए जो टारगेट रखा है वो 370 का रखा है। कि एक क्लासिकल मजेदार बात मुझे ये भी लगती है कि जब प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी ने संसद में बोला कि 400 पार, उसमें उन्होंने बोला 370 भाजपा के जी। लिए। और अभी आप मोटे तौर पे देखें तो संसद भवन के अंदर बीजेपी 300 है और बीजेपी की सहयोगी दल 330 के आसपास हैं। जी। यानी अगर 400 भी होती हैं तो वहां पर सहयोगी दलों की संख्या उनके लिए 30 पे ही सिमटी है, खुद के लिए बढ़ने। मेरा मानना यह है कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग जी, जितना अलायंस पार्टनर नए जोड़ने से उनके लिए ग्रोथ का सबब है, खुद की सीटें वो 370 तक कितनी पहुंचेंगी ये एक लॉन्ग, मैं ये नहीं कहूंगा इम्प्रॉबेबल, इम्पॉसिबल है, इम्प्रॉबेबल जरूर लगता है, लेकिन आज की तारीख में अब ये वहां तक पहुंचते पहुंचते कितना होगा, कितना वो कर पाएंगे, ये तो आने वाले समय में ही पता लगेगा। कैंपेन किस तरीके से रुख लेता है, नए मुद्दे किस तरह से आगे बढ़ते हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा बहुत कुछ। बिल्कुल। मैं राजीव रंजन जी भी हमारे साथ है। राजीव जी, आपसे भी एक रिएक्शन चाहूंगा, उसके बाद अनुराग भदौरिया आपके पास भी आ रहा हूं, डॉक्टर संजय निषाद आपके पास भी आ रहा हूं आपसे, क्योंकि दोनों से उत्तर प्रदेश पर भी हमें स्पेसिफिक बात करनी है। राजीव रंजन जी, क्या आपका क्या कहना है? ये जो एनडीए 400 पार की बात हो रही है, लेकिन सर्वे तो दिखा रहा है कि 7 सीट का नुकसान तो बिहार में हो रहा है, तो 370 पार, 400 पार, और अभी हमने एक बड़ा दिलचस्प आंकड़ा दिखाया, हालांकि आलोक शर्मा जी को दिलचस्प नहीं लगा। बिल्कुल, अपने हर किसी की राय अलग हो सकती है, इसमें हमें कोई ऐतराज नहीं है, उनको हो सकता है। आपका क्या कहना है? ये 400 पार कहां देख रहे हैं आप, कैसे देख रहे हैं और कहां से देख रहे हैं? देखिए, सर्वे से आपको ये एक दिशा का ज्ञान तो हो ही जाता है कि किस अलायंस के साथ ज्यादा लोग जुड़े हैं, मतदाताओं का आशीर्वाद और समर्थन किस अलायंस को है। जी। सीटें निश्चित तौर पर हर सर्वे के साथ सीटों की जो संख्या है उसमें उतार चढ़ाव दिखेंगे आगे भी, लेकिन मैं इसे बेहद तार्किक विश्लेषण मानता हूं जो यशवंत देशमुख जी ने कहा है, और बहुत ही संतुलित है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भी जो एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य है उसको हासिल करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। और दूसरी तरफ मैं इस बात से सहमत हूं कि 400 सीटों का लक्ष्य तो असंभव नहीं है जी। 370 को लेकर मैं एक बात कहूंगा, जो एक डैमेज कंट्रोल मैंने महाराष्ट्र में देखा और जो बिहार में मैंने देखा जी। ठीक इस अलायंस के बनने के पहले बिहार में जो महागठबंधन की सीटें थी या इंडिया की सीटें थी वो ज्यादा दिखती थी। अब आप सीटों को 32 आप बता रहे हो या 33 बता रहे हो जी। हम तो ये मानते हैं कि हम पुराने प्रदर्शन को कम से कम दोहराएंगे, हो सकता है हम 40 की 40 सीटें जीते, और जनता जब मन बनाती है जी, तो फिर वो जनादेश में वो तब्दील होता है, वो एक तरफा भी होता है। बिल्कुल। लेकिन मैं एक बात कहूंगा जी। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है कि लगातार इंडिया के साथी छोड़ रहे हैं। कांग्रेस खुद के वोट शेयर में बहुत बड़ा इजाफा करने की स्थिति में जहां भी है वहां अब नहीं है, और कई राज्यों में अलायंस इंडिया का जो है वो आपस में ये लड़ रहे हैं। पंजाब, केरल और बंगाल तो आपके सामने में है, और कमोबेश जहां भी है वहां बहुत ही अच्छा सामंजस्य नहीं है। दूसरी तरफ एनडीए की दिलचस्पी दक्षिण भारत, जिसको आप एक बड़ी चुनौती मानते हैं, वहां दक्षिण भारत में भी जेडीएस कर्नाटक की हार के तुरंत बाद जेडीएस के साथ जाए, तेलंगाना में सीधा अलायंस हो या नहीं हो, लेकिन कई टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग्स तेलंगाना में भी होंगे जिसका लाभ मिलेगा जी। और आंध्र एक बड़ा गेन एनडीए के लिए बनता हुआ यानी राजीव रंजन जी, आपको दिख रहा है 400 पार, आपको दिख रहा है, वो आपने सिलसिलेवार भी बताया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। यशवंत देशमुख भी हमारे साथ है। राजीव जी ने कहा कि उनका विश्लेषण तार्किक रहा। जब जब चुनाव आते हैं यशवंत देशमुख जी को हर बार और मजबूती से खड़े होने पड़ता है, क्योंकि इनका आंकड़ा जिसको ठीक नहीं रहता वो सवाल उठाता है, और कुछ लोग तार्किक भी बताते हैं। तो यशवंत जी, चुनाव दर चुनाव जो है ये प्रैक्टिस लगातार आपकी जारी रहे, हम तो यही कहेंगे। बात करते हैं सी वोटर के इस सर्वे में। भले ही बीजेपी अकेले दम पर सरकार बनाती दिख रही है, लेकिन बीजेपी ने अपने लिए 370 सीट और एनडीए के लिए जिस 400 सीट का लक्ष्य तय किया है वो पूरा होता नहीं दिख रहा है। एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे बताता है कि कई राज्यों में एनडीए को मजबूती मिल रही है तो कई राज्यों में नुकसान भी हो रहा है। इसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण की पार्टी को साथ जोड़ने से 20 सीटों का फायदा मिल सकता है, जबकि उत्तर प्रदेश में एनडीए को 10 सीट की बढ़ोतरी का अनुमान है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में 2, ओडिशा में 2, असम में 3 और
नॉर्थ ईस्ट के बाकी राज्यों की 4 सीटों के साथ साथ पश्चिम बंगाल की 1 सीट एनडीए पिछली बार के मुकाबले बढ़त बनाती हुई दिख रही है। अब अगर नुकसान की बात करें तो महाराष्ट्र में उद्धव और शरद पवार गुट के कांग्रेस के साथ जाने पर एनडीए को 13 सीट का भारी नुकसान हो सकता है। बिहार में भी 7, पंजाब में 3, कर्नाटक में 3 और हरियाणा में 2 सीट का नुकसान हो सकता है। यानी अगर एनडीए को 42 सीट का फायदा हुआ है तो 28 सीटों का नुकसान भी है। और सर्वे का फाइनल नंबर बताता है कि एनडीए पिछले बार के मुकाबले 14 सीट की बढ़त हासिल कर सकता है। पिछली बार एनडीए को 352 सीट मिली थी और सर्वे के मुताबिक इस बार यह आंकड़ा 366 तक पहुंच सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की उम्मीद इससे आगे की है। वो हर हाल में 400 सीट के आंकड़े को छूकर रिकॉर्ड बनाने की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार यह होगा कैसे, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। वो कौन से राज्य हैं जहां बीजेपी को अभी भी संभावनाएं दिख रही हैं? वो कौन से दल हैं जिन्हें अभी भी साथ लाने की कोशिश की जा रही है? एक बार फिर बढ़ते अगर अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। जी हां, उत्तर प्रदेश, यहां लोकसभा की 80 सीट है। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में यहां बीजेपी की बड़ी बढ़त दिख रही है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 64 सीट मिली थी, जबकि इस बार उसे 74 सीट मिलती हुई दिख रही है। जयंत चौधरी और ओम प्रकाश राजभर भी अब बीजेपी के साथ है। डॉक्टर संजय निषाद की निषाद पार्टी बीजेपी के साथ है। तो क्या बीजेपी इस राज्य में अभी और मजबूत हो सकती है? यह बड़ा सवाल है। बीजेपी के साथ मजबूती से खड़े रहने वाले निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। एक बार चलते हैं उन्हीं के पास और उनसे बात करते हैं। डॉक्टर संजय निषाद जी, ये बताइए, क्या लग रहा है आपको? 74 सीट सर्वे आपको दे रहा है 80 में से, लेकिन आप तो नाराज चल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमें अपने सिंबल पर सीट दे दो। मैं कहता हूं कि एनडीए एक परिवार है और परिवार में अपनी बात रखना और मांगना और बात रखना और ये एक परंपरा रही है और ये हमारा अधिकार बनता है कि हम कहें, क्योंकि उसको जीत में बदलने के लिए 80 की 80 सीट पर निषाद बाहुल हैं। जहां हम 1-1.5 लाख 2 लाख निषाद हैं। पहले ये बटे हुए थे केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीवर रैकवार बाथम तुरैया में, लेकिन मेरे आने से, हमारे आने से और सरकार की नीतियां बनने से, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड में, फिशरीज क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, मुख्यमंत्री संपदा योजना, मछुआ कल्याण को सभी शुरू हो गया। तो ये नीतियों की वजह से किसी भी समाज को सम्मान चाहिए, सुरक्षा चाहिए और समृद्धि चाहिए, ये दे रही है। हम इसीलिए मतलब हम पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि 80 की 80 सीट पर निषाद एक मुद्दे होंगे। सीटों का जो रहा कि हमारे सिंबल पर, और सिंबल चूंकि हमारा उससे जीत में बदलने में आसानी होगी जो हारी सीटें हैं, इसलिए मैं चूंकि सहयोगी दल हूँ इसलिए मेरा काम है कहना। लेकिन हमारे आने से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगभग सभी जातियों के, जैसे राजभर भाई आ गए, आरएलडी आ गई और हमारे अनुप्रिया पटेल जी पहले से मैं हूँ, तो ये पिछड़ी जातियों के, अति पिछड़ी जातियों के जिनको उलझा कर राजनीति किया कांग्रेस और सपा और बसपा ने, जिनको हमारे चुभी मुद्दे रहे हैं, चाहे आरक्षण के मुद्दे पर फाइल गायब कराना रहा हो, चाहे जैसे रहा हो, इसके वजह से आप देख लीजिए उनको विपक्ष में आप देख लीजिए कि कितना 70 साल में ये लोग काम किए, 30 साल से सपा बसपा रही, लेकिन हमारे समाज को कहाँ रखा, नेताओं को कहाँ रखा, किस तरीके से रखा। आज कम से कम आज हम अपनी बात को प्रधानमंत्री तक वकालत करने लायक हैं, आज गृह मंत्री से बात करने लायक है, मुख्यमंत्री से बात करके उनके लिए काम कर रहे हैं, इनको सुरक्षा दे रहे हैं, इनके जो व्यवस्था है उनके व्यवस्था के हिसाब से जिस तरीके से काम कर रहे हैं। तो आज ये जातियां इनको ये वोट देने के लिए तैयार हैं। और इसके वजह से जो बगल के जिले उत्तराखंड है, हरियाणा है, आपके पास मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है, यहाँ के भी निषाद एक मुश्त वोट देकर बीजेपी को फिर से मोदी जी को, ठीक है, आपका कहना है कि 80 की 80 सीटें जीतेंगे, ये आप दावा कर रहे हैं। डॉक्टर संजय निषाद, आपका शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। अब मैं अनुराग भदौरिया जी के पास आऊंगा। अनुराग भदौरिया, क्या कहेंगे आप? आपका एक तो शुक्रिया, बड़ी देर से आप बैठे हैं और लेकिन अब आपके बोलने की बारी आई है, तो अब आप ये बताइए कि डॉक्टर संजय निषाद कह रहे हैं 80 की 80 सीट, सर्वे कह रहा है 74 सीट, आपने कांग्रेस से गठबंधन कर लिया, आपको लग रहा है? देखिए सबसे पहले तो लोकतंत्र का पर्व आया है, इसके लिए सबको बधाई। चुनाव की तारीख आई, लोकतंत्र का त्योहार लाई, किसान, महिला, छात्र, बेरोजगार, शिक्षक, युवक, सबके चेहरे पे खुशी छाई।
क्योंकि इन सबको बदला लेने का मौका मिल रहा है। इस पर तो छात्रों आपको पे जो महाकवि लाठी अनुराग भदौरिया कहना पड़ेगा, जो पंक्तियां आपने लिखी अनुराग भाई। सुनिए, नहीं, जिस तरह से छात्रों पे लाठी बरसाई गई है, निषाद साहब जानते अच्छी तरह से, जी। छात्रों पे लाठी बरसाई गई, बेरोजगार जहां आत्महत्या कर रहा हो, जहां किसानों के रास्ते पे कील कांटे बिछाए गए हो, किसानों की मौतें हुई हो, जहां महिलाओं को घसीटा गया हो, महिलाओं पे अत्याचार हुआ हो, वहां उस देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी सपना देख रही है 370 400 पार का। सोचो, जहां बड़ा महिलाओं पे अत्याचार, भारतीय जनता पार्टी कह रही जोर से बोलो 400 पार, कमाल की बात कर रहे हैं। अरे आप ये सोचो, रुपए पे हुआ डॉलर सवार, काला धन वापस नहीं आया मेरे यार, कमाल है। फिर भी बोले जोर से बोलो 400 पार, कहां से कोई बोल देगा 400 पार? क्योंकि सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अन्याय है, जो लूट तंत्र भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जब भी बात होती है तो भारतीय जनता पार्टी बचने की कोशिश क्यों करती है? निषाद साहब हमसे सहमत होंगे, चंदा भी लेंगे आप तो चंदा थोड़ी वसूली है, पहले आए इनकम टैक्स वाला भेजेंगे, ईडी भेजेंगे, उसके बाद उसको धमकाएंगे, फिर उसके बाद वसूली करेंगे। निषाद साहब से अच्छी तरह कौन जानता है? वो तो जानते हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। और निषाद साहब ये भी अच्छी तरह जानते, वो तो बीजेपी के हिस्सा है अभी, वो जानते होंगे कि भारतीय जनता पार्टी से कितनी उनको दिक्कतें होती होंगी, वो तो नहीं बोल पाएंगे। बात दूसरी है, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, जिस तरह से इलेक्ट्रल बॉन्ड में बताइए, एसबीआई ये कहते थे 100 दिन के अंदर में हम स्विस बैंक से काला धन ले आएंगे, 100 दिन के अंदर में। अरे भैया, तुम स्विस बैंक से काला धन क्या लाओगे? अपनी देश की एसबीआई बैंक से तो आप इलेक्ट्रल बॉन्ड का पता नहीं लगा पा रहे थे कि कितना इलेक्ट्रल बॉन्ड किस पार्टी को कितना मिला। सुन लीजिए, तो जनता भूलेगी थोड़ी, जनता को सब पता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ता है, तब जाके आप अपना उजागर होते हो। और निषाद जी तो अच्छी तरह जानते हैं कि सबसे पहले निषाद का अगर किसी ने सम्मान किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। पहला सांसद इनके बेटे को बनाने वाली समाजवादी पार्टी है। इसके पहले निषाद पार्टी से सांसद कौन होता था? कोई नहीं। हम लोगों ने सम्मान दिया और वो जानते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि हमसे बड़े हैं, हमारे सम्मानित है, मैं उनका सम्मान बहुत करता हूं निषाद साहब का, क्योंकि बहुत जुझारू नेता है। तो वो अच्छी तरह जानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने निषादों का आप कुछ भी कह लीजिए, वो एनडीए में है, अब नहीं आ रहे आपके पास, आप जितनी मर्जी तारीफ कर लीजिए निषाद साहब की, वो अंदर से हमारे साथ हैं। कमाल की बात करें अनुराग भदौरिया। वो नहीं, वो ऐसे वो बोलते उधर है, मन इधर है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि डॉक्टर साहब, आपका मन को बड़ा चंचल है, अनुराग भदौरिया बता रहे हैं कि आप हैं एनडीए के साथ लेकिन मन इधर है। डॉक्टर संजय निषाद, देखिए जो गोरखपुर में जीत हुई थी प्रवीण निषाद का, उसमें निषाद पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और पीस पार्टी का पूरा था। सिंबल इनका था, कैंडिडेट हमारा था, सहयोग सबका था। इस तरीके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। लेकिन जो इनके लोग हैं, इनके साथ रहने वाले लोग हैं, वो किस तरीके से, जिस तरीके से माननीय विशंबर सम्मान करता हूँ समाजवादी पार्टी का, कि जो कि जब माननीय मुलायम सिंह थे, पिछड़ों के नेता थे, उसमें लोगों को, जातियों को साधते थे, जातियों की समस्याओं का था और उनके साथ रहते थे। आज के दिन में एक इनका बहुत बड़ा वो मामला है कि जो विशंबर जी जो केंद्र में राज्यसभा में जो भेजा था इन्होंने 2 बार, लेकिन उन्होंने जब निषादों की आवाज़ उठाई दिल्ली में तो समाजवादी पार्टी के सांसद सभी बाहर चले जाते हैं। तो ये तो ठीक है, नेताओं को सम्मान तो दे देते हैं, लेकिन जो निचले पावदान पे रहने वाले जो अपनी बात रखते हैं तो उसके लिए ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपको रोकूंगा, ठीक है आपको रोक रहा हूं जी। यहाँ पर अभय दुबे साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मैं अनुराग जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं, और मेरी जिज्ञासा भी है, अनुराग जी मेरी जिज्ञासा शांत कर सकते हैं, उनसे मेरी खाली सवाल सुन ले वो। जी हाँ, वो ये है कि विधानसभा चुनाव में अखिलेश जी ने बहुत कुशलता पूर्वक पिछड़ी जातियों का एक गुलदस्ता तैयार किया था जी, जिसकी वजह से उन्हें बेहतरीन कामयाबी हासिल हुई। बिल्कुल। सवाल यह है कि उसके कुछ दिन बाद ही वो गुलदस्ता बिखर क्यों गया? जरा इसके बारे में बताइए। वो गुलदस्ता अगर अभी होता तो लोकसभा चुनाव में आप बहुत बेहतर स्थिति में होते। बिल्कुल सही बात जी, बताइए अनुराग भदौरिया। देखिए गुलदस्ता पूरी तरह से आज भी है। हम समाज के हर वर्ग का, हर जाति का, हर धर्म का सम्मान करने वाले लोग हैं। अगर आप हमारे देखिए राज्यसभा में हमने किसको भेजा? दलित परिवार से आते हैं, हमने उनको राज्यसभा में भेजा। आप बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूं। हमने यहाँ जब एमएलसी का चुनाव हुआ तब भी हमने वही गुलदस्ता, लेकिन ओम प्रकाश राजभर निकल गए, डॉक्टर संजय निषाद निकल गए, बताइए। अरे संजय निषाद, तो अब तो गुलदस्ता कहां बचा? अब एक फूल था, एक और फूल ले आया आप। सुन तो लीजिए संजय जयंत चौधरी निकल गए, कितने नाम अनुराग भदौरिया। अरे सुन तो लीजिए, संजय निषाद जी जानते हैं कि राजभर जी को सरकारी चाय पीने की आदत है। हमसे ज्यादा हमारे आदरणीय संजय निषाद साहब जानते हैं राजभर जी के बारे में।
वो जानते हैं कि उनको सरकारी चाय पीने की आदत है, जहां सरकार की चाय मिलेगी वहां दौड़ के चले जाते हैं। वो आपने देखा कि तो क्या वो इंतजार कर रहे थे मंत्री कब बनेंगे। तो उनको कोई लेना देना नहीं, उनको सत्ता से मतलब होता है, सत्ता की चाय से मतलब होता है, उन्हें जनता से भले से कोई लेना देना नहीं है। आप नहीं, सबसे ज्यादा हमारे पे बात करते थे, बेटे को टिकट दिलाई ना घोसी से, पहले क्या कहते थे, अरे ये देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, खुद तो परिवारवादी की पार्टी बनाएंगे, दूसरों पे उंगली उठाएंगे। तो इनको तो निषाद साहब हमसे अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा उनके बारे में। और दूसरी बात यह है, निषाद साहब अच्छे व्यक्ति, इसमें कोई दो राय नहीं है, मजबूत नेता है। ठीक है, लेकिन अनुराग भदौरिया आपको रोकूंगा, एक छोटा सा रिएक्शन में कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े आलोक शर्मा जी, उनसे ले लेते हैं। आलोक जी, उत्तर प्रदेश में क्या कहेंगे आप संभावनाओं पर? 74 सीट सर्वे के मुताबिक, हालांकि सर्वेस को आप नहीं मानते, 19 और 14 के नतीजों से तुलना को भी आप ठीक नहीं मानते, लेकिन उसके बावजूद मेरा सीधा सवाल है कि आपको क्या संभावनाएं दिख रही हैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही गुलदस्ता शब्द से शुरू कर लेता हूं। कोई गुलदस्ता इस देश में नहीं रहेगा। ईडी सीबीआई सबके घर पहुंचेगी और सारे गुलदस्तों के फूल बिखेर दिए जाएंगे। जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर वोट मांगेंगे तो आप देश में गुलदस्तों की कहीं पर भी उम्मीद छोड़ दीजिए। दूसरी बात, आपने सर्वेस की बात की, यही सी वोटर सर्वे था। पिछली बार हरियाणा में 83 सीट दिखाई थी, 40 आई थी, और हम 12 सीटें हारे थे, केवल 1500 वोट से कम। दुर्भाग्य यह है कि 1 घंटे से मोदी जी का फोटो आप चला रहे हैं टीवी पर, एक विपक्षी नेता का फोटो नहीं लगा सकते हैं। रोहित जी, आप एक माला और लेके बैठ जाएं सब एंकर लोग कि 400 पार, 400 पार, 400 पार, 400 पार। आपने 25 बार रिपीट कर दिया है। अनिला जी एक बार नहीं बोल पाई हैं। थोड़ा सा तो लज्जा रखिए आप लोग। क्या कर रहे हैं आप? आलोक शर्मा पिछले 1 जी घंटे से मोदी जी का काफिला दिखाएंगे, इलेक्ट्रोल बॉन्ड पर एक शब्द नहीं दिखाएंगे। 1 मिनट, वापस आता हूं मैं। अभी भी मोदी जी, आप पहले बोल लीजिए, वापस बताइए पहले यही बात के एक नेता का फोटो नहीं दिखा सकते आप लोग इस देश में। आप देखिए, मैं इस पर बहस नहीं कर रहा हूं, ब्रेक के लिए रुकना। सर हमारी भी बात सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए सर, अगर हम एंकर्स में सुनने की क्षमता है, कांग्रेस के नेताओं को भी सुनने की क्षमता रखनी चाहिए। ये आपको लगता है, ये आपको लगता है सर, यही तो दिक्कत है, यही तो दिक्कत है। 2014 के आंकड़ों को आप नहीं मानेंगे साहब। तुलना अगर होती है तो तुलना पिछले आंकड़ों, ताजा अनुमान पर होती है। तुलना का अर्थ ये होता है आपको तुलना नहीं करनी है, आपको बात नहीं। सर किसी एक उत्तर प्रदेश के विपक्षी के नेता का फोटो नहीं दिखा सकते। सर किसकी फोटो लगाए बताइए, अच्छा क्यों, किस बात है भाई? तो एक काम करिए सर, मोदी जी क्या है वहां से? नहीं, आप ही तय करेंगे किसकी फोटो लगेगी सर। तो क्या स्टोरी का एंगल तय करता है फोटो किसकी लगेगी? नहीं, आप ही तय करेंगे। मैं तो कह रहा हूं कि आप एक मोदी नामा और ले लीजिए, माला लेकर बैठ जाइए। और 400 पार 50 बार आपने बोला 1 घंटे के अंदर। कोई बात थोड़ी सी तो लज्जा रखिए आप लोग। ठीक है। बताइए, आपकी नाराजगी मुझसे है, आप अरे साहब, राजस्थान सर, ये सुनिए, हमें तो आदत है इनकी बात सुनने की। आलोक भाई, आपकी नाराजगी मुझसे है, मुझे रोहित जी से नाराजगी नहीं है, पे नाराजगी निकालने हैं। रोहित जी मेरा ऐसा नहीं, मेरा आपसे क्यों नाराजगी होगी? मेरा एक निवेदन, अरे भाई क्या प्रोमो चला रहे हैं आप लोग? अरे 1 घंटे से मोदी नामा पढ़ रहे हैं यहाँ पर बैठकर आप लोग। निवेदन केवल इतना बहुत संक्षेप में बोलूंगा, बिकॉज उनकी नाराजगी है, इसलिए मुझे इतना थोड़ा सा उनको। देखिए आलोक जी, हमारा काम बॉन्ड जैसा ही घपला है हिंदुस्तान के मीडिया का। आलोक जी, हमारा काम बीपी और शुगर की तरह से रोज बीपी चेक करना और रोज शुगर लेवल चेक करके बताना। विपक्ष का एक फोटो नहीं दिखा सकते विपक्ष के आलोक जी, मुझे केवल 1 मिनट बोलने का अवसर। आप बोलिए यशवंत जी, मुझे भी बोलना है क्योंकि नहीं, आप बताइए ना यशवंत जी। और ऊपर से एंकर हंस रहे हैं। एंकर सर बात ही हंसने वाली है, इसीलिए हंस रहे हैं। देखिए सर आलोक शर्मा जी सुनिए, आलोक जी देखिए, अरे सर अब हम क्या करें, सुनिए आलोक जी, अगर किसी सर्वे में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है, उत्तर प्रदेश में 74 सीट मिल रही है, तो साहब हम करेंगे। अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं तो हम यही सवाल पूछेंगे कि कौन है आपके प्रत्याशी। समाजवादी पार्टी के अगर वहां पर बड़ी सहयोगी तो सपा से सवाल करेंगे, लेकिन आपको गुस्सा करना है, सड़क पर विपक्ष नहीं दिखेगा तो साहब ये भी हमारी गलती है। गजब है भाई, सर गजब। सर ये 1 घंटे में सर मुझे लग रहा है कि नतीजे जिस दिन आएंगे आलोक जी उस दिन हम आपके घर ही आ जाएंगे। इतने आप नाराज हो जाइए आलोक जी, मैं बात कहना चाह रहा था। एक मुद्दे पर बात नहीं करेंगे आलोक जी। सर बोलने दीजिए यशवंत जी, बोलने दीजिए। आलोक जी, बहुत सिंपल सी चीज है, हमारा काम नब्ज पकड़ के बताना है
बीपी चेक करना है, बताना है कि भाई आपका बीपी 200 से ऊपर जा रहा है, थोड़ा ध्यान दीजिए, दवाई नहीं खाएंगे, सही पथ्य नहीं करेंगे तो अस्पताल जाने की नौबत आएगी। अरे भाई, ये बात हमने 12 में 13 में बोली, आपने ध्यान नहीं दिया। 2014 के नतीजे बिहार के अंदर अभी फिर पेपर 5 लीक हुआ है, साल तक हम लगातार उसके ऊपर भी रोज बात कर नाप लीजिए। नाप के बताते रहे 2 दिन से शुगर हिंदुस्तान कंट्रोल का में नहीं मीडिया है। किस तरह से इलेक्टोरल आलोक बॉन्ड जी, से ध्यान आलोक जी, मैं भटकाया नेता जाए नहीं हूं, आप वो बोल काम लीजिए। कर रहा है। आलोक जी, मैं नेता नहीं हूं, आप बोल लीजिए, पहले अपनी बात खत्म कर लीजिए, मैं उसके नहीं बाद नहीं, मैं मुझे बोल, मैं देखिए, मैंने 40 मिनट तक, यशवंत जी, मैंने 40 मिनट तक वेट किया कि शायद किसी एक विपक्ष के नेता का भी फोटो एबीपी न्यूज लगा देगा, लेकिन निर्लज्जता है कि एंकर हंस रहे हैं अभी भी। आलोक जी देखिए, ऐसी भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए, आप वरिष्ठ नेता हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं। लज्जता निर्लज्जता नहीं 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 सर, प्लीज आप बिल्कुल, अगर आपको इस डिबेट में नहीं बैठना है, आप मुझे बताइए ना। इस 40 मिनट की बहस में ये रिकॉर्ड पर है, सबसे ज्यादा आप बोले हैं, सबसे पहले आपको बोले, पॉलिटिकल मेहमानों में सबसे पहले बोलने के लिए आपको मौका दिया, सबसे ज्यादा आप बोले। अब सर मैं क्या करूं बताइए, सर्वे के आंकड़े में अगर 74 सीट बीजेपी जीत रही है तो हम यही बताएंगे, क्या करें बताइए। 366 सीट अगर एनडीए जीत रहा है तो हमें यही दिखाना पड़ेगा, हम कैसे दिखा दें कि 366 सीट नहीं, हम नहीं, तो ये बताइए सर, सबसे ज्यादा आप बोले, सबसे पहले आप बोले। अब अगर आपको किसी बात पे गुस्सा आ गया तो सब आप गुस्सा करिए आराम से। नहीं, आप आलोक शर्मा जी, आप विपक्ष के नेता नहीं है क्या? आप टेलीविजन स्क्रीन पर बैठे हैं, 40 मिनट से आप टेलीविजन स्क्रीन पर बैठे हैं, लगातार आपकी फोटो नहीं, आप लाइव देख रहे हैं, पूरा देश आपको लाइव देख रहा है। आप कह रहे हैं कि आपका सिंबल पीछे लगा है, आप सामने बैठे हैं, आप कह रहे फोटो नहीं लगी, साहब बताइए कौन सी फोटो लगा दे। बहरहाल यहां एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक शर्मा जी गुस्से में जरूर हैं, लेकिन यह हकीकत है, जो आंकड़े आए हैं हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। अगर 366 सीट पर एनडीए बढ़त बना रहा है तो हम उस पर चर्चा करेंगे, 366 सीट, और एनडीए ने नारा दिया कि 400 पार हो जाएंगे, तो हमें जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कहां से 400 पार हो जाएंगे। खैर, कांग्रेस के नेता हैं, इनकी राय अपनी हो सकती है, अलहदा हो सकती है। हमने विपक्ष के तमाम नेता हमारे पैनल में मौजूद हैं और कांग्रेस के नेता को सबसे पहले हमने बोलने का मौका दिया। उन्हें गुस्सा किस बात से आया, अब ये इसका उत्तर वो खुद ही दे सकते हैं, क्योंकि देश पिछले 40 मिनट से इनको देख रहा है, इसी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहा है। चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से ओपिनियन पोल सामने आए, आज चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जो नारा गढ़ा है, जिस नारे को सुनकर ही कांग्रेस के नेता हमारे साथ पैनल में थे, गुस्से में थे। अगर मेरे साथ इस वक्त जुड़े होते, एक बार फिर से मैं इस चर्चा की शुरुआत उन्हीं से करना चाहूंगा, क्योंकि 40 मिनट में अभी तक वो सबसे ज्यादा बोले। एक बार फिर से, ये हमारा काम है, वो कुछ भी बोले लेकिन हम अपना काम ईमानदारी से करते रहेंगे। अगर वो हमारे साथ मौजूद हैं तो एक बार फिर से हम उनके पास चलेंगे। आलोक शर्मा जी, एक बार फिर आपके पास आऊंगा। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी किस स्थिति में है? 74 सीट सर्वे दिखा रहा है भारतीय जनता पार्टी को, बताइए, और उम्मीदवारों का ऐलान कब तक होगा? लगता है वो डिबेट से शायद उठकर चले गए, इस वक्त हमारे साथ नहीं मौजूद हैं। एक बार अनिला सिंह जी के पास चलते हैं। जी अनिला जी, ब्रेक से पहले आपने सुना, बड़े कांग्रेस के नेता को भी आपने सुना, और मेरा सवाल एक बार फिर आपसे यही है कि उत्तर प्रदेश में आपको क्या लगता है, क्या प्रोजेक्शन है? आपको लगता है कि, क्योंकि अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ मौजूद थे, उनका कहना था कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी को हर सीट पर कड़ी टक्कर देंगे, क्या कहेंगे आप? मैं 2-3 बात यहां पर कहना चाहूंगी। आलोक शर्मा जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी हमारे नेता के लिए, बहुत गुस्सा हुए, आपके साथ भी बहसबाजी करी कि क्यों नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगातार आप दिखा रहे हैं, विपक्ष की तस्वीरें क्यों नहीं दिखा रहे हैं? दिखानी चाहिए ना, आपको बिल्कुल दिखानी चाहिए। स्टालिन की तस्वीर लगाइए, जिनके बेटे ने कहा था कि जो सनातनी है वो वायरस हैं, कोरोना वायरस हैं, HIV वायरस हैं, उनकी तस्वीर लगानी चाहिए थी ना। अखिलेश यादव जी की लगानी चाहिए थी, जिन्होंने राम मंदिर जाने से मना कर दिया था। राहुल गांधी जी की लगा देते, जिस प्रकार से उन्होंने भगवान राम का अपमान किया था। कुछ नहीं तो केजरीवाल की ही लगा देते, जो शराब घोटाले में जिनके नेता जेल में बंद है और खुद उनके पास बार बार ईडी का सम्मन जा रहा है। लगाते हैं इनकी तस्वीरें, पूरे भारतवर्ष को पता तो चलता है कि ये अलायंस है क्या। ये कह रहे थे कब्रिस्तान और शमशान, इस पर हम राजनीति करते हैं। सबसे ज्यादा सांप्रदायिक दंगा कराने वाली कांग्रेस पार्टी रही है। कोई नहीं भूलेगा कि चाहे वो रांची के दंगे रहे हो, चाहे धुले के दंगे रहे हो, हैदराबाद, भिवांडी, अलीगढ़, देकांगा, भरतपुर, असम, मुजफ्फरनगर, सैकड़ों दंगे
मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं एक गिना दीजिए कोई दंगा जी। हुआ हो यहाँ पर। बात ये करते हैं, अगर मैं 2022 का जो चुनाव हुआ है हाल फिलहाल में, कांग्रेस पार्टी का कितना वोट परसेंटेज इनका आया हुआ है? कांग्रेस पार्टी को मात्र 2.33% मिला है। 2014 की अगर मैं 2019 की अगर मैं बात करती हूँ, कांग्रेस पार्टी को 6.3% मिला हुआ है। आप समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी ठीक है अलायंस में आ गए, पहले भी 2 लड़कों की जोड़ी आई थी, उत्तर प्रदेश ने जवाब दे दिया था। साहब हवा हवाई बातें करने से, मीडिया पे अटैक करने से जो वोटर्स है ना वो आपके साथ नहीं खड़े होंगे। आज जिस प्रकार से गरीब के लिए काम हो रहा है, नारी के लिए काम हो रहा है, युवा के लिए ठीक काम है हो नीना रहा जी, मैं आपको किसान के रोकूंगा लिए क्योंकि काम हो रहा है। वक्त खत्म हो गया है। मैं एक आखिर में एक अलग टिप्पणी में लूंगा। यहाँ यशवंत देशमुख भी हमारे साथ मौजूद है। यशवंत जी, पूरा डाटा हमने लगातार 4 दिन से हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, पूरे देश का हमने एक अनुमान दिखाया, सर्वे के मुताबिक दिखाया, जो भी था सब लोगों की टिप्पणी आई। अभी कांग्रेस के नेता भी हमारे साथ थे, वो शायद आंकड़े से बहुत नाराज दिखे, हालांकि पता नहीं किस बात का गुस्सा उनको था। हम तो आंकड़े पर चर्चा थे। और ठीक है, सहमत होना अलग अलग बात है। आप सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन गुस्सा होना, और वो भी जब हम एक पैनल में बैठे हैं, आप समझ से परे था। मैं चाहूंगा कि आंकड़े पर आप जरूर अपनी बात रखें। रोहित, एबीपी सी वोटर के ट्रैकर का काम है जनता की नब्ज को पकड़ना और उसकी रिपोर्ट को सामने रखना। जब एबीपी सी वोटर का ट्रैकर 1 साल तक बोल रहा था कि कांग्रेस कर्नाटक में जीत रही है, भाजपा बुरी तरह हार रही है, तब उस ट्रैकर से किसी को तकलीफ नहीं थी। जब तेलंगाना में हमारा ट्रैकर बोल रहा था कांग्रेस जीत रही है, भाजपा नंबर 3 की पार्टी बन रही है, तो उस ट्रैकर से तकलीफ नहीं थी। झारखंड में जब हम बोल रहे थे कि भाजपा हार रही है, तब उससे तकलीफ नहीं थी। ममता बनर्जी स्वीप कर रही है, जब हमारे ट्रैकर में 1 साल तक नॉन स्टॉप हम बता रहे थे, तब तकलीफ नहीं थी। तमाम ट्रैकर्स जितने भी हमारे चलते हैं, हमारा काम है रोज की तरह ब्लड प्रेशर नापना, ब्लड शुगर नापना और बताना कि भाई साहब तबीयत आपकी नाजुक है, दवाई खा लीजिए, पथ्य कीजिए, अन्यथा अस्पताल जाने की नौबत आ सकती है। 2014 में अस्पताल गए, 2019 में अस्पताल गए। अब ये वही वाली बात है कि कोई डॉक्टर अगर आपको आके बोले कि भाई साहब बीपी आपका कंट्रोल में नहीं है, शुगर कंट्रोल में नहीं है, तो आप डॉक्टर को ही उठा के गोली मार दीजिए। तो अगर ऐसा करने से, डॉक्टर को गोली मार देने से अगर आपकी तबीयत सुधर रही है, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अन्यथा हमारा काम एबीपी और सी वोटर में जनता की नब्ज टटोलने का है और रोज के रोज, 1 बार नहीं 2 बार नहीं, रोज के रोज उस नब्ज की रिपोर्ट को जनता के सामने लाकर रखने का है। हम ये काम करते रहेंगे। बिल्कुल यशवंत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। अनिला सिंह जी आपका भी शुक्रिया, प्रदीप जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और अभय दुबे जी आपका भी शुक्रिया। और हमारे साथ आलोक शर्मा जी थे, वो अब नहीं हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि डिबेट के आखिर में हम शुक्रिया सबका करते हैं कि आप इस चर्चा में आए, शामिल हुए। आपने अपनी राय कैसे रखी, कैसे नहीं रखी, वो देश ने देखा।